मेडिकल लैबोरेटरी यूट्यूब चैनल और एंड्रॉयड ऐप में आपका स्वागत है। आइए अब हम इसे हिंदी में समझते हैं। आज हम ISO 15089 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। क्लॉज 3 टर्म्स एंड डेफिनेशंस। नमस्ते। और ये जो परिभाषाएं हैं, ये किसी भी मेडिकल लैब के लिए नींव की तरह हैं। नींव की तरह, बिल्कुल। ये सुनिश्चित करती हैं कि लैब में काम करने वाले सभी लोग, डॉक्टर और यहाँ तक कि पेशेंट सब एक ही भाषा बोल रहे हों। ताकि गलतियों की कोई गुंजाइश ना रहे। जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो चलिए इसे समझते हैं। क्लॉज 3 ये कहता है कि इस डॉक्यूमेंट के लिए ISO IEC गाइड 99 और ISO IEC 17000 में दिए गए टर्म्स और डेफिनेशंस लागू होते हैं। स्रोत में 2 डेटाबेस का भी जिक्र है, ISO ऑनलाइन ब्राउजिंग प्लेटफॉर्म और IEC इलेक्ट्रोपीडिया। तो चलिए कुछ बुनियादी माप और मूल्यांकन से जुड़ी परिभाषाओं से शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है 3.1 बायस, मेजरमेंट बायस। इसका क्या मतलब है? देखिए, बायस का मतलब है व्यवस्थित माप त्रुटि का अनुमान। व्यवस्थित त्रुटि। हाँ, मतलब सरल शब्दों में, अगर कोई उपकरण लगातार एक ही दिशा में गलत माप दे रहा है, जैसे हर बार वजन 200 ग्राम ज्यादा दिखाना, तो उसे बायस कहते हैं। अच्छा। और ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह केवल क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक मापों पर ही लागू होता है। ठीक है। अगला है 3.2 बायोलॉजिकल रेफरेंस इंटरवल या रेफरेंस इंटरवल। इसे पहले नॉर्मल रेंज भी कहा जाता था, लेकिन अब इस शब्द को इस्तेमाल करने से मना किया जाता है। ऐसा क्यों है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि नॉर्मल शब्द भ्रामक हो सकता है ना। हाँ, मतलब किसका नॉर्मल? बिल्कुल। रेफरेंस इंटरवल एक स्वस्थ आबादी से लिए गए मूल्यों का एक विशिष्ट अंतराल है। आमतौर पर इसमें केंद्रीय 95% लोग आते हैं। अच्छा। और ये प्राइमरी सैंपल के प्रकार और एग्जामिनेशन प्रोसीजर पर भी निर्भर करता है। कभी-कभी केवल एक ऊपरी या निचली सीमा ही महत्वपूर्ण होती है। और 3.3 क्लिनिकल डिसीजन लिमिट क्या है? ये रिपोर्ट का वो परिणाम है जो किसी बीमारी के ज्यादा जोखिम का संकेत देता है या किसी बीमारी की उपस्थिति का निदान करता है। कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, जैसे कोलेस्ट्रॉल का एक निश्चित स्तर हृदय रोग के बढ़ते जोखिम को दिखाता है। थेरेप्यूटिक ड्रग्स के लिए इसे थेरेप्यूटिक रेंज भी कहा जाता है। अब 2 बहुत ही तकनीकी शब्द है, 3.4 कम्यूटेबिलिटी ऑफ अ रेफरेंस मटेरियल और 3.5 कॉम्पिटेंस। जी, कम्यूटेबिलिटी यह सुनिश्चित करता है कि एक रेफरेंस मटेरियल, जैसे कोई कैलिब्रेटर, अलग-अलग माप प्रक्रियाओं में रूटीन पेशेंट सैंपल्स की तरह ही व्यवहार करे। ठीक है। और कॉम्पिटेंस का मतलब है इच्छित परिणामों को प्राप्त करने के लिए ज्ञान और कौशल को लागू करने की प्रदर्शित क्षमता। मतलब सिर्फ जानना काफी नहीं है, उसे करके दिखाना भी जरूरी है। एकदम सही। चलिए अब लैब की दिन प्रतिदिन की प्रक्रियाओं और गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं। 3.8 एग्जामिनेशन से शुरू करते हैं। एग्जामिनेशन का मतलब है किसी गुण का संख्यात्मक मान, टेक्स्ट मान या विशेषताएं निर्धारित करने के उद्देश्य से किए जाने वाले ऑपरेशन का एक सेट। इन्हें एसेस या टेस्ट्स भी कहते हैं ना? जी बिल्कुल। क्वांटिटेटिव एग्जामिनेशन संख्यात्मक मान देते हैं, जैसे ब्लड शुगर लेवल, और क्वालिटेटिव एग्जामिनेशन विशेषताएं बताते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप। और 3.9 एग्जामिनेशन प्रोसीजर? ये किसी दिए गए तरीके के अनुसार एग्जामिनेशन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले ऑपरेशनों का एक विशेष रूप से वर्णित सेट है। इसे एनालिटिकल मेथड या टेस्ट प्रोसीजर भी कहते हैं। तो लैब अपनी गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित करती हैं? यहाँ 3.10 एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट EQA और 3.13 इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल IQC का जिक्र है। हाँ, और इसमें आकर्षक बात यह है कि ये दोनों गुणवत्ता के 2 अलग-अलग पहलू हैं। EQA, जिसे प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग या PT भी कहते हैं, में एक बाहरी एजेंसी लैब के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है। मतलब कोई बाहर से आकर जांच करता है? हाँ, इसमें कई लैब एक ही सैंपल की जांच करती हैं और फिर परिणामों की तुलना की जाती है, जबकि IQC एक आंतरिक प्रक्रिया है। जो रोज होती होगी? जी, रोज। यह सत्यापित करने के लिए परीक्षण प्रक्रिया की निगरानी करती है कि सिस्टम सही ढंग से काम कर रहा है और परिणाम भरोसेमंद हैं। इसी से जुड़े कुछ और शब्द हैं, 3.12 इंटर लैबोरेटरी कंपैरिजन और 3.11 इम्पार्शियलिटी।
इंटर लैबोरेटरी कंपैरिजन वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र लैब पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार एक ही या समान सामग्री पर माप या परीक्षण करती हैं। और इम्पार्शियलिटी? इम्पार्शियलिटी का मतलब है मेडिकल लैब द्वारा किए गए कार्यों के परिणाम के संबंध में निष्पक्षता। मतलब कोई पक्षपात नहीं। बिल्कुल, किसी भी तरह का पक्षपात या हितों का टकराव नहीं होना चाहिए। अब उन लोगों और सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को संभव बनाते हैं। 3.20 मेडिकल लेबोरेटरी की परिभाषा क्या है? यह एक ऐसी इकाई है जो बीमारी के निदान, निगरानी, प्रबंधन, रोकथाम और उपचार या स्वास्थ्य के मूल्यांकन के लिए जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से मानव शरीर से प्राप्त सामग्री की जांच करती है। तो इसमें सब कुछ शामिल है, जांच से पहले से लेके बाद तक? जी, इसमें प्री एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन और पोस्ट एग्जामिनेशन प्रक्रियाएं शामिल हैं। प्रक्रिया के इन 3 चरणों को भी परिभाषित किया गया है। 3.24 प्री एग्जामिनेशन प्रोसेसेस, 3.23 पोस्ट एग्जामिनेशन प्रोसेसेस और 3.30 टर्न अराउंड टाइम। हाँ, प्री एग्जामिनेशन प्रक्रियाएं उपयोगकर्ता के अनुरोध से शुरू होती हैं और जांच शुरू होने पर समाप्त होती हैं। इसमें अनुरोध, पेशेंट की तैयारी, प्राइमरी सैंपल का कलेक्शन और लैब तक ट्रांसपोर्टेशन शामिल है। और पोस्ट एग्जामिनेशन? पोस्ट एग्जामिनेशन प्रक्रियाओं में परिणामों की समीक्षा, रिपोर्टिंग और सैंपल का भंडारण और निपटान शामिल है। और टर्न अराउंड टाइम? टर्न अराउंड टाइम इन प्रक्रियाओं के 2 निर्दिष्ट बिंदुओं के बीच का बीता हुआ समय है। और इसमें शामिल लोग कौन हैं? 3.15 लैबोरेटरी मैनेजमेंट, 3.16 लैबोरेटरी यूजर, 3.21 पेशेंट और 3.7 कंसल्टेंट। लेबोरेटरी मैनेजमेंट वो व्यक्ति या समूह है जिसके पास लैब का अधिकार और जिम्मेदारी है। लेबोरेटरी यूजर कौन हुआ? डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर या खुद पेशेंट भी, मतलब वो व्यक्ति या संस्था जो लैब की सेवाओं का अनुरोध करती है। पेशेंट वो व्यक्ति है जिसका सैंपल जांच के लिए लिया गया है। और कंसल्टेंट वो व्यक्ति है जो पेशेवर रूप से विशेषज्ञ सलाह देता है। यहाँ से ये सच में दिलचस्प हो जाता है। माप की सटीकता से जुड़े कुछ शब्द हैं जो अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग कर लिए जाते हैं, लेकिन उनके अर्थ बहुत अलग हैं। 3.18 मेजरमेंट एक्यूरेसी, 3.29 ट्रूनेस और 3.19 मेजरमेंट अनसर्टेनिटी, MU। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो एक्यूरेसी मापे गए मान और वास्तविक मान के बीच की निकटता है। और ट्रूनेस? ट्रूनेस कई बार दोहराए गए मापों के औसत और एक संदर्भ मान के बीच की निकटता है। यह सिस्टमैटिक एरर से संबंधित है। अच्छा, और मेजरमेंट अनसर्टेनिटी? मेजरमेंट अनसर्टेनिटी या MU एक पैरामीटर है जो बताता है कि मापा गया मान वास्तविक मान के आसपास कितना फैला हो सकता है। यह हमें बताता है कि हम अपने परिणाम पर कितना भरोसा कर सकते हैं। और अंत में 3.31 वैलिडेशन और 3.32 वेरिफिकेशन, इनमें क्या अंतर है? ये सवाल बहुत आता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। वैलिडेशन ये पुष्टि करता है कि कोई प्रक्रिया अपने इच्छित उपयोग के लिए उपयुक्त है या नहीं। ये आमतौर पर तब किया जाता है जब कोई नया मेथड विकसित किया जाता है। और वेरिफिकेशन? वेरिफिकेशन ये पुष्टि करता है कि लैब किसी स्थापित प्रक्रिया के प्रदर्शन दावों को दोहरा सकती है। मतलब? अगर कोई IVD किट कहती है कि वो 99% सटीक है, हाँ, तो वेरिफिकेशन ये पुष्टि करेगा कि लैब में भी वो 99% सटीकता प्राप्त हो रही है या नहीं। समझ गई। इस सूची में कुछ और भी परिभाषाएं हैं, जैसे 3.6 कंप्लेंट, शिकायत, 3.14 इन विट्रो डायग्नोस्टिक IVD मेडिकल डिवाइस, 3.17 मैनेजमेंट सिस्टम और 3.22 पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग POCT। जी, ये सभी शब्द ये सुनिश्चित करते हैं कि लैब के संचालन का हर पहलू मानकीकृत और स्पष्ट हो। मतलब हर चीज का एक तय मतलब है। बिल्कुल। इन सभी शब्दों की एक समान समझ ही एक गुणवत्तापूर्ण मेडिकल लैब का आधार है, जो अंततः पेशेंट की सुरक्षा और सही निदान सुनिश्चित करती है। इन सभी तकनीकी परिभाषाओं को समझना ये स्पष्ट करता है कि एक विश्वसनीय लैब रिपोर्ट के पीछे कितनी सटीकता और मानकीकरण की आवश्यकता होती है। सही बात है। ये सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण विचार ये हो सकता है कि जब ये मानक मौजूद नहीं थे, तब निदान की सटीकता और रोगी के परिणामों में कितना अंतर रहा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।